खबरी बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है प्रदेश सरकार में दायित्व। कई नेता लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। देहरादून में 50वें खलंगा मेले का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। मेले का शुभारंभ बड़े संख्या में आम लोगों ने भी लिया हिस्सा। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में 1 दिसंबर को आयोजित हुई महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के लोगों ने लिया हिस्सा। लव जिहाद, लैंड जिहाद और उत्तरकाशी शहर में बनी मस्जिद को ध्वस्त करने को लेकर हिंदू संगठन के बीच हुई चर्चा। देहरादून में युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी अजय सिंह। युवाओं के साथ अभिभावकों से भी कही जागरूक रहने की बात। उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों ने बढ़ाई वन विभाग की टेंशन। जंगली जानवर आम दिन बना रहे लोगों की निशाना। पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। हाथियों के घुसने से परेशान हुए आम लोग। देश की सीमाओं को बेहतर करने की राह। सीमाओं को मिले 508 अग्निवीर। 508 अग्निवीर बने थल सेना का। उत्तराखंड में बढ़ते नशे को लेकर प्रशासन सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। शराब पीने वाले 2000 से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान। देहरादून में फिर मची तबादला एक्सप्रेस। 3 आईएएस ऑफिसरों की कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। नितिन भदौरिया बने उधम सिंह नगर के डीएम। देहरादून में डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ दून फॉर दून साझा मंच कार्यशाला का आयोजन। अहम विभागों के लोगों ने मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के लिए खुशखबरी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है सरकार में दायित्व। जी हां, ये बड़ी जानकारी बीजेपी के नेताओं के लिए उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है सरकार में दायित्व। सरकार में दायित्व दिए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई वरिष्ठ नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इसका, लेकिन अब इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार में दायित्व दिए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी है जहां पर उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है सरकार में दायित्व। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। क्या कुछ मामले में अपडेट है, क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास है, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता जो है वो अपने दायित्व का, यानी कि सरकार में कोई किसी विभाग का दर्जा मिलने के तरीके से वे जी ठीक है कृष्णा, आपकी आवाज हमें नहीं घोषणा होने से पहले ही उत्तराखंड में जो है जो बीजेपी नेता जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और भाजपा के पदाधिकारी भी है, उनको जल्द ही दायित्व सौंप सकते हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कुछ दिनों पहले बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था जल्द ही दायित्वधारियों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जो है वो काफी समय से एक तरीके से प्रयास लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने कई बार वार्ता करी है। अब निकाय चुनाव की घोषणा से पहले उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको दायित्व जो है वो जल्दी सौंप सकते हैं। दिव्या जी कृष्णा, लेकिन किस तरह के दायित्व उनको सौंप सकते हैं और इस लिस्ट में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ है इनसाइड स्टोरी? बिल्कुल, देखिए अगर हम नेताओं की बात करते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख तौर पर जो अभी प्रवक्ता है और मीडिया प्रभारी है मनवीर सिंह चौहान, इनके साथ साथ सुरेश जोशी के साथ तमाम
ठीक है कृष्णा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। जी बोलिए बोलिए, आ रही बोलिए। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ही मनवीर सिंह चौहान, सुरेश रावत और सुरेश जोशी जैसे तमाम वरिष्ठ प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके नाम पे चर्चाएं चल रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन्हीं के नामों पर जो है वो जल्द ही मोहर भी लग सकती है। उम्मीद जताई जा रही है 15 दिसंबर तक जो है वो निकाय चुनाव की घोषणा होनी है, उससे पहले ही सरकार में ही दायित्व जो है वो बढ़ सकते हैं। और जैसे विभागों की बात करते हैं तो प्रदेश में अलग अलग विभागों की बागडोर जो है वो इनके हाथों में सौंपी जा सकती है। दर्जा राज्य मंत्री का जो है पद इनको दिया जाता है। दिव्या, ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए, अन्य खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और भी अपडेट आपसे लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खलंगा मेले की। जी हां, देहरादून में 50वें खलंगा मेले का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि खलंगा मेले का आयोजन गोरखा सैनिकों की स्मृति में किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य की सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ही हमने नई खेल नीति लागू की थी और उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया था। खेल नीति लाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खेल नीति लाने से पहले हमने सभी से बात की और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए खिलाड़ी को कितने प्रकार की समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमने अधिकतम प्रयास किया कि वो खेल नीति के माध्यम से उन सब का समाधान किया जाए। और इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब दी जा रही है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद पुरस्कार धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की है। 10-20% की नहीं, 100% की इसमें वृद्धि की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में 1 दिसंबर को आयोजित हुई महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान लव जिहाद, लैंड जिहाद और उत्तरकाशी शहर में बनी मस्जिद को ध्वस्त करने को लेकर विशेष चर्चा हिंदू संगठनों के बीच हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि हिंदू महापंचायत में भाग्यनगर के विधायक टी राजा, गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान, दर्शन भारती सहित कई हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। महापंचायत में हैदराबाद यानी कि भाग्यनगर के विधायक टी राजा ने कहा कि उत्तराखंड को जिहाद मुक्त बनाना है और इसके साथ ही महापंचायत में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में रोहिंग्या घुसपैठ किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, धर्म की आड़ में रेडी ठेली लगाने वालों को भी अब जांच उनकी भी करवाई जाएगी। में जाकर ठहर कर उनके समर्थन में बात करके बता दे, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ मीडिया में रहने वाले नेता हैं। कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर लें। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम सम टाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। देखिए, आज तो मैं यहाँ की बात करने आया हूँ। अगर आप संभल की अगर बात करेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई है। ये आज का इशू नहीं है। कईयों तुम्हारे बाबरनामा जैसे कईयों किताबों में तुम लोगों ने खुद लिखा है कि हमने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। तुम लोगों का ही लेखानामा है। तो संभल में जब सर्वे होता है तो सर्वे से क्यों डर रहे हो तुम लोग? जब तुम लोगों ने हमारा मंदिर नहीं तोड़ा
शिव हरिहर मंदिर जब तुम लोगों ने नहीं तोड़ा तो क्यों सर्वे को रोकने का प्रयत्न करते हो? ये धार्मिक स्थल है और 4 धाम में से एक धाम का मुख्य पड़ाव है और इसमें कोई भी ऐसी गैर सनातनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो और सनातनियों को ठेस पहुंचे। हम चाहते हैं कि ये उत्तराखंड का हमारा जो देवभूमि जिसको कहा जाता है वो देवों की भूमि रहे और इस पे किसी प्रकार से जिहादी आकर के कब्जा करें, जिहादी आकर के कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ किसी प्रकार से जो अवैध मस्जिद है वो मस्जिद नहीं होनी चाहिए, जो अवैध है इस किसी घर में जो मस्जिद का चलाने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा कुमार हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से जगह जगह पर अवैध मस्जिद का मुद्दा उठता नजर आ रहा है, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो वोट जिहाद का हो, लैंड जिहाद का हो, लव जिहाद का हो, और इसी बीच उत्तरकाशी के जो नागरिक हैं वो जागरूक हो गए हैं और उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान देखने को मिला। क्या कुछ जानकारी है इस कार्यक्रम के मद्देनजर? क्या कुछ यहाँ पर हिंदू संगठनों के बीच बातचीत हुई है और आगे की क्या रणनीति तय की गई है, जरा बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए काफी समय से उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको वहां से बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं कि मस्जिद अवैध है तो इसको हटाया जाए। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि मस्जिद वैध है, 1971 से भी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जमीन जो है किसी और प्रयोग के लिए पहले यहाँ पे दी गई थी, फिर उसमें एक कमरा बनाया गया, फिर उसको मस्जिद का जो है वो हल्के हल्के करके स्वरूप दिया गया। आज इसके ऊपर एक लाउड स्पीकर भी आज की डेट में लगा हुआ है और जिसका विरोध लगातार हो रहा है। तो 24 अक्टूबर को भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसमें जो है मुस्लिम भी बीच में घुस गए थे। मुस्लिमों द्वारा जो है पुलिस पे पथराव जो है वो शुरू किया गया था, तो पुलिस प्रशासन ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे भी लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद कल एक बड़ी महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाग्यनगर की विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक तरीके से आह्वान किया है कि उनको एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर चाय पे चर्चा करनी चाहिए कि जिहाद पर किस तरीके से कंट्रोल करे। और पूरी अगर बात करते हैं इस महापंचायत की, तो इस महापंचायत में जैसे उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के मुद्दे चल रहे हैं, इन सब पे चर्चा हुई है और इन सब से कैसे बाहर एक तरीके से निकलना है, उत्तराखंड को जिहाद से कैसे मुक्त करना है, इस पर पूरी चर्चा हुई है। एक तरीके से आह्वान भी हुआ है कि उत्तरकाशी में अगर कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है तो वे सिर्फ हिंदू से ही खरीदे। तो इसमें विधायक जो है उत्तरकाशी की वे भी मौजूद थे, सुरेश चौहान। उन्होंने भी विशेषकर जिला प्रशासन से कहा है कि हमारे जिले में जो भी एक तरीके से व्यक्ति बाहर से आके रेडी ठेली फल यानी कि उसकी पंचर की दुकान भी है तो उसकी चेकिंग एक तरीके से उसकी करी जाए, वो किस नाम से यहाँ पर रह रहा है और उसकी आईडी में उसके नाम क्या है। तो जो धर्म के नाम पर एक तरीके से व्यापार उत्तराखंड में कर रहे हैं, अपना धर्म छुपाकर हिंदुओं के धर्म में इस तरीके से अपने नाम रखकर जो व्यापार कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने शिकंजा कसने की बात कही है। अगले महीने भी महापंचायत का एक आयोजन होगा, उसमें भी एक तरीके से देखा जाएगा चर्चा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मस्जिद को लेकर जांच के आदेश दिए है। वे जांच भी जल्दी पूरी हो जाएगी कि मस्जिद ये वैध है या अवैध है, क्योंकि अभी तक के कुछ कागजों में जैसे कि सामने आए हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है उसमें तमाम अब कह सकते हैं कि मस्जिद ये पूरी की पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि तमाम काफी संगठन जो है काफी समय से आरोप लगा रहे हैं। और एक बार उत्तरकाशी के उप जिलाधिकारी ने भी कह दिया था कि मंदिर अवैध है। पिछले कागजों में अगर पिछले वर्षों की बात की जाए तो उन कागजों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि यहाँ पे मस्जिद है। लेकिन अब सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि मस्जिद अवैध है तो इस पे जांच करने में इनको कितना समय लगेगा और बुलडोजर चलाने में कितना वक्त सरकार को भी लगेगा। हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता और उत्तरकाशी के जो पहली बार इस तरीके से हिंदू एकजुट आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं, ये दिखाए तो कब तक हिंदू एकजुट रहेगा और सरकार कब कार्यवाही करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। दिव्या,
ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास और अपडेट भी आपसे लूंगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करते हैं, जहां पर देहरादून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है। जी हां, जिसके बाद भी यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की संख्या में कमी नहीं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर दून पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले खासकर युवा वर्ग के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ साथ मौके पर उनसे उनके परिजनों का नंबर लेकर उनके परिजनों से बातचीत कर उन्हें जागरूक भी किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि देहरादून के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी बढ़ रहा है। सड़क हादसे हो रहे हैं, रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा करना आम समस्या बन गई है। बात अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की करें तो देहरादून के 4 जिलों की स्थिति कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि देहरादून के 4 जिलों की स्थिति क्या क्या है। और इसी खबर पर कृष्णा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, युवाओं के द्वारा खास तौर पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, तो वही पुलिस प्रशासन तमाम तरह की कार्रवाई करती भी नजर आ रही है, चाहे वो जागरूक करने को लेकर हो, चालानी कार्रवाई हो, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद भी युवाओं के द्वारा कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी है मामले से जुड़ी हुई, बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर हम बीते महीने की बात करते हैं नवंबर की, तो पूरा महीना एक तरीके से हादसों का रहा है। पूरे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो नवंबर के महीने में जो है 60 से ज्यादा अधिक जान गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हादसा जो है अल्मोड़ा में हुआ, बस हादसा, जिसमें 45 से अधिक लोगों की जान गई थी। फिर एक देहरादून में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ रात के टाइम पे, रोड एक्सीडेंट में जो है एक इनोवा कार में 6 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। 6 के 6 नौजवान युवा थे जिनकी मौत हो गई थी हादसे में। उसके बाद भी तमाम हादसे, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, अलग अलग जगह पे हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन एक तरीके से सड़कों पर आ चुका है ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए, चाहे हम बात करें युवाओं की, चाहे जागरूक लोगों की, तो लोगों को भी जागरूक इसमें लगातार किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही तो करी जा रही है, इसके साथ साथ जो स्कूल है, कॉलेज है, उनमें भी जाकर जो है वो बच्चों की एक तरीके से क्लास ले रहे हैं, उनको ट्रैफिक नियमों के पाठ जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। जब भी कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए दिख रहा है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ इन दिनों सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्रवाई इन दिनों बिना हेलमेट वालों पे, बिना सीट बेल्ट वालों के, जो ड्रिंक एंड ड्राइव रात समय पर करते हैं, उनके चालान जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा करे जा रहे हैं और गाड़ियां भी लगातार सीज करी जा रही है। और सभी से एक तरीके से अपील करी जा रही है कि ट्रैफिक नियमों को एक तरीके से फॉलो करते हुए, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको पूरा फॉलो करते हुए ही आप सड़क पर निकले, अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, क्योंकि हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अब एक तरीके से एक्शन मोड में है, तो सरकार भी एक तरीके से पूरे मामले पर सख्त दिखाई दे रही है। दिव्या जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबर की करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में वन्य जीव हमलों ने लगातार लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, साथ ही साथ वन विभाग की भी टेंशन को बढ़ा दी है, क्योंकि जंगली जानवरों का कहर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवर लोगों पर हमला कर रहे हैं और इंसानी हस्तक्षेप से बदल रही है वन्य जीवों की फितरत। विभागीय स्तर से किया जा रहा है लगातार प्रयास, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी हमलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में वन्य जीवों की फितरत लगातार बदलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में वन्य जीव हमलों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, वन्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। न सिर्फ वन विभाग की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि आम जनमानस की भी टेंशन बढ़ा दी है। आपको ये जानकारी दे दें कि जंगली जानवरों का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवर लोगों पर हमले कर रहे हैं। इंसानी हस्तक्षेप से वन्य जीवों की फितरत जो है वो बदल रही है। विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बाद भी हमलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंगली जानवरों की फितरत लगातार बढ़ती जा रही है। इंसानी हस्तक्षेप की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो वन क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है और इस इलाके में जंगली जानवर जो हैं वो आते नजर आ रहे हैं।
तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र लिखा है। और ये देखिए, जंगली जानवरों का कहर बढ़ रहा है, जिसमें तेंदुए के हमले से घायलों की संख्या बढ़ रही है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि जंगली जानवरों का कहर किस तरीके से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2009 में 302 लोग तेंदुए के हमले में घायल हुए थे, लेकिन 2021 में हाथियों के हमले में 17 लोग घायल हुए। तेंदुए के साथ साथ हाथियों का भी हमला यहां पर जारी है और यही वजह है कि 2021 में 17 लोग हाथियों के हमले में घायल हुए। और आगे आपको जानकारी दे दें कि 2000 से 2024 तक लोगों की मरने की जो संख्या है वो 1194 है। जंगली जानवरों के हमले की वजह से ये मरने की संख्या है। हालांकि तेंदुए के हमले में घायल की संख्या अभी भी बढ़ती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लगातार जुड़े हुए। कृष्णा, लगातार वन विभाग की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी ये हमला जंगली जानवरों का बढ़ता नजर आ रहा है। आगे की क्या कुछ रणनीति है वन विभाग की? बिल्कुल दिव्या, देखिए वन विभाग हमेशा लाख दावे करता है कि सभी एक तरीके से सुरक्षित है, कोई भी एक तरीके से वन्य जीव जो है वो सड़क पर ना आ पाए, इनके लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो वन विभाग ने कर रखे हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों से बात चाहे हम हरिद्वार की करें चाहे हम पहाड़ क्षेत्र की करें, तो सभी जगह से अभी बाघ आ जा रहा है। तो हरिद्वार में काफी दिनों से एक हाथी ने भी आतंक मचाया हुआ है, जो डेली किसी ना किसी गली मोहल्ले में जो है आकर एक तरीके से अफरा तफरी उससे मच जाती है, तो जिससे माहौल भी लगातार खराब हो रहा है। वन विभाग भी इस तरीके से लगातार दावे तो करता है, लेकिन दावे उनके ये हकीकत में जो लगातार तस्वीरें निकल के सामने आती है, अभी भी आप देख सकते होंगे तस्वीर जो है ऋषिकेश की चल रही है। पिछले दिनों सड़कों पर जो है वो एकदम ऋषिकेश आ गया था। फिर हम अगर हरिद्वार की बात करते हैं तो पिछले 4 दिन से लगातार कभी रेलवे स्टेशन के पास तो कभी रानी पोखरी चौक के पास, ऐसी तमाम जगहों पर हाथी का आना एक तरीके से मामूली बात हो चुकी है, जिससे एक तरीके से वहां के इंसान जो है वो काफी भयभीत हैं, क्योंकि पहाड़ पे भी लगातार एक तरफ बाघों का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। वहां पे भी बाघ कभी पौड़ी के स्कूल में तो कभी अल्मोड़ा के क्षेत्र में, ऐसी तमाम जगहों से जो है वो घटनाएं सामने आ चुकी है। लेकिन वन विभाग के पास कोई ठोस रणनीति और कोई ठोस योजना नहीं दिख पा रही है, जिससे एक तरीके से ये हमले उत्तराखंड में रुक सके, क्योंकि लगातार ही जिस तरह से मैंने बताया कि कभी बाघ आ रहा है तो कभी हाथी आ रहा है, तो इनके द्वारा कई लोगों पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो गाड़ियों को भी हाथियों के द्वारा जो है वो लगातार उत्तराखंड में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब देखना होगा कि वन विभाग आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से रणनीति बनाता है, क्योंकि कई जगहों पर बाघ जो है वो पहाड़ों पर किसी व्यक्ति पर हमला कर देता है, तो ऐसे में कई लोगों की जो है इस वक्त जान भी जो है वो बाघ के हमलों से जा चुकी है। दिव्या, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपदा प्रबंधन विभाग की। जी हाँ, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून और हरिद्वार के डीएम को लिखा है पत्र। स्वचालित मौसम उपकरण यानी कि AWS को लेकर पत्र लिखा गया है। देहरादून और हरिद्वार में लगाए जाएंगे AWS। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून और हरिद्वार के डीएम को पत्र लिखा गया है। स्वचालित मौसम उपकरण यानी कि AWS को लेकर ये पत्र लिखा गया है। देहरादून और हरिद्वार में लगाए जाएंगे AWS, और इसी को लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र लिखा है। देहरादून और हरिद्वार के डीएम को पत्र लिखा गया है। स्वचालित मौसम उपकरण यानी AWS को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और उत्तराखंड में अभी नहीं होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में अभी सहकारी समितियों के चुनाव नहीं होंगे। समितियों के चुनाव में अभी कुछ समय लगने की संभावना है। 674 सहकारी समितियों के लिए होता है चुनाव, लेकिन दिसंबर की 16 और 17 तारीख को होने थे चुनाव। फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है ये पूरा मामला। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हाई कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है, इसलिए उत्तराखंड में अभी सहकारी समितियों के चुनाव नहीं होंगे। समितियों के चुनाव में अभी कुछ समय लगने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर 674 सहकारी समितियों के लिए ये चुनाव होता है, लेकिन दिसंबर की 16 और 17 तारीख को चुनाव होने थे। फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है ये पूरा मामला।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ने लगी है कारोबार की रफ्तार। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में कारोबार की रफ्तार बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है फायदा। रील के माध्यम से खूब पैसा कमा रहे हैं कारोबारी। रील बनाकर ग्राहकों को बताते हैं उत्पादों की खूबियां, और ऑनलाइन बिजनेस में युवाओं की भी बढ़ रही है रुचि। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन बिजनेस में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, और यही वजह है कि रील बनाकर ग्राहकों को बताते हैं उत्पादों की खूबियां, और इससे उत्तराखंड में कारोबार पर असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात किच्छा की करेंगे। किच्छा में 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का अमर ज्योति सेवा समिति ने इस सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा है। वही कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधि और साधु संतों ने हिंदू समाज से एक होने का आह्वान किया है। यह 51 बगियों पर सवार होकर नगर के मुख्य बाजार में विशाल बारात निकाली गई है। कार्यक्रम के दौरान करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। यही नहीं, कार्यक्रम संयोजक और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान संस्था के माध्यम से नवविवाहितों को घरेलू सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम में रुद्रपुर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज जग गया है, और अब हिंदू समाज कटेगा भी नहीं और बटेगा भी नहीं। ये दुआएं आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी, आपकी टीम को आगे बढ़ाएंगी। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।